फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20। लास्ट क्लास में हमने लिथोस्फीयर को देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को। आज हम उसके बाहर निकलकर जमीन से कुछ ऊपर की बातें करेंगे और हम चलेंगे वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर पर। तो एटमॉस्फेयर जो शब्द है वह क्या है, कौन कौन से उसमें लेयर्स होते हैं और उन लेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी गैसें होती हैं, यह सारा आज हम देखने वाले हैं। तो एटमॉस्फेयर भी जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो बने रहिए आप वीडियो में, और यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए हम आ गए हैं एटमॉस्फेयर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि एटमॉस्फेयर आखिर है क्या। तो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायु और उसका मंडल, मतलब वायु से घिरा हुआ कोई एक आवरण। तो पृथ्वी जो है हमारी, वह बहुत सारे गैसों से मिलकर बने हुए एक आवरण से घिरी हुई है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। इन गैसों में जो प्रमुख गैसें हैं उनका प्रतिशत आपको जानना जरूरी है, आप सबको पता भी होगा। तो जो कंपोजिशन है, अगर हम उसकी संरचना की बात करें तो मुख्यतः यह 4 गैसें आपको वहां दिखती हैं। ऐसे इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कि 78.08% आपको वहां दिखेगा सबसे ज्यादा। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको दिखेगा 20.95%। और उसके बाद आर्गन जो कि 0.93% आपको दिखेगा, लगभग 1% के आसपास। और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट गैस माना गया है, और यह दिखता है आपको 0.036% के आसपास। इस तरह से और भी गैसें होती है। यदि मैं वाटर वेपर की बात करूं, वह भी आपको दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाटर वेपर, ठीक है, जलवाष्प जिसे आप कहते हैं। और उसके कारण भी बहुत सारे फिनोमिना इस एटमॉस्फेयर में होते हैं। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के विभिन्न लेयर्स की। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते जाते हैं, ऊपर बढ़ते जाते हैं, वहां पर आपको अलग अलग उनके जो लेयर हैं, स्तर हैं, वह मिलते जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश के ही कुछ टर्म्स लिखा हूं और बताऊंगा भी, कुछ हिंदी में हम देख लेंगे। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह से उसे डील करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि लेयर्स क्या क्या है। तो यहाँ हमारे पास होते हैं मुख्यतः 5 लेयर। सबसे पहला होता है ट्रोपोस्फियर, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा मीसोस्फियर, और चौथा जो लेयर है वह थर्मोस्फियर कहलाता है। वह फिर से 2 भागों में बटा हुआ है, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो यदि आपको याद रखना है कि जब हम पृथ्वी के नीचे से बढ़ते हुए ऊपर की ओर जाएंगे तो उनका जो क्रम है वह यदि आपको याद रखना है तो हमेशा याद रखिएगा, अल्फाबेटिकली सारे लेयर्स उल्टे चलते हैं। जैसे टी सबसे पहला अल्फाबेट है, उसके बाद आता है एस, मतलब हम उल्टा चल रहे हैं, एस के बाद टी आता है, लेकिन टी फिर एस, एस के बाद आ जाएगा आपका एम, एम के बाद आ जाएगा आपका ओ, और ओ के बाद आ जाएगा आपका ई, जो कि शुरुआत से बहुत पहले पड़ता है। ठीक है, तो टी एस एम आई ई, इस तरह से उल्टे आप उनको जमा सकते हैं। कोई भी आपको क्रम पूछेगा, आप उस हिसाब से उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। या तो आउटर स्पेस से धरती की ओर पूछे, या धरती से आउटर स्पेस की ओर पूछे, आप उनको जमा लीजिएगा। अब हम एक एक करके एक एक लेयर की प्रॉपर्टीज और उनका यह जो ग्राफ देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और इसी से ही आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा लेयर है वह है हमारा ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर जो होगा वह धरती से या भूमि के स्तर से बोलिए, सतह से बोलिए, 8 किलोमीटर तक पोल की ऊंचाई पर होगा, और लगभग आपका 10 किलोमीटर तक या 18 किलोमीटर तक आपके इक्वेटर, भूमध्य रेखा बोलते हैं, उसके आसपास होगा। तो कुछ पोल्स जो है वो आपके किनारों पर है, और जो रेखा है इक्वेटर वो बीच में है। तो कुछ इस तरह से वह आवरण आपको दिखेगा, 18 किलोमीटर बीच में, और लगभग 8 से 10 किलोमीटर वह पोल्स के ऊपर दिखता है। यह उसकी हाइट हम देख रहे हैं। हमेशा यहाँ पर याद रखिएगा एल्टीट्यूड लिखा हुआ है, मतलब वह हाइट को दिखा रहा है। दूसरी चीज,
जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फियर में भूमि की सतह से ऊपर बढ़ते जाएंगे, आपका जो तापमान है उसमें कमी आती जाएगी। लगभग 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर आपको वह तापमान में गिरावट दिखेगी और आपका तापमान जो है वह नीचे से भूमि से ऊपर बढ़ते हुए घटता हुआ दिखेगा। तो यदि हम इसको इस ग्राफ में बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं? हम चलेंगे सबसे पहले हमारे टेम्परेचर वाले भाग पर, और यह हमारा एल्टीट्यूड है, यह किलोमीटर में लिखा हुआ है। तो 10 किलोमीटर लगभग मैं मान करके चल रहा हूं, 10 से 18 किलोमीटर का रेंज होता है। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बने। सबसे पहले आप मान लीजिए कि हम लगभग 20 डिग्री के तापमान पर हैं, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो यह टेम्परेचर इस 10 जो हमारा 10 किलोमीटर वहां आते तक वह कितना हो जाएगा? वह लगभग आपका पहुंच जाएगा -60 डिग्री तक, मतलब कुछ यहां तक। तो ये जो ग्राफ है यह कुछ इस तरह से बनेगा और यह -60 तक यहां पर आएगा। कौन सा लेयर है? हमारा थर्मोस्फियर। याद रखेंगे कि एक लेयर के बाद दूसरे लेयर जाने के लिए हमें पॉज होना पड़ता है। जैसे कल हमने देखा था कि क्रस्ट से जब हम मेंटल की ओर जाते हैं या मेंटल से कोर की ओर जाते हैं तो वहां पर क्या थी? डिसकंटिन्यूटी थी, कंटिन्यूटी ब्रेक होती थी। ऐसे ही एक लेयर से जब हम दूसरे लेयर की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर पॉज होगा। पॉज का मतलब भी एक रुकावट होती है या एक ठहराव होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 10 किलोमीटर के बाद आपको एक पॉज मिलेगा, मतलब वह जो लाइन है, ये लाइन ये दिखाती है कि यहाँ पर जो तापमान है वह लगभग समान है और एक लेयर अब दूसरे लेयर में बदलने के लिए तैयार है। तो अब हमारा आ जाता है स्ट्रेटोस्फियर। उसके पहले थर्मोस्फियर की और कुछ जानकारी मैं दे देता हूं। थर्मोस्फियर में सारे के सारे एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे बादलों का बनना, ठीक है, वर्षा, और इसी के कारण थर्मोस्फियर जो होता है उसमें कन्वेक्शन होता है और थर्मोस्फियर के बाद कन्वेक्शन, संवहन की जो क्रियाएं हैं वह समाप्त हो जाती है। तो थर्मोस्फियर का अपना इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम चलेंगे स्ट्रेटोस्फियर पे। तो हमने देखा था कि टेम्परेचर जो है वह घट रहा था हाइट के बढ़ने से, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, और अब ट्रोपोपॉज के बाद जब हम स्ट्रेटोस्फियर में जाएंगे तो फिर से टेम्परेचर जो है वह बढ़ने लगेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर अब घटेगा नहीं, अब हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रेटोस्फियर में, इस समताप मंडल में एक इंपॉर्टेंट लेयर वहां उपस्थित रहती है और यह लेयर हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा, वह लेयर है ओजोन की लेयर। ओजोन गैस जो कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, O3 इसका फॉर्मूला है, O2 प्लस O इज इक्वल टू O3। यह ऑक्सीजन की जो लेयर होती है या ओजोन की लेयर मैं कहूं तो यह लेयर होती है समताप मंडल, मतलब स्ट्रेटोस्फियर में उपस्थित, और इस स्ट्रेटोस्फियर में यह ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है और हमारी रक्षा करती है एज ए गार्ड की तरह। तो ओजोन लेयर यदि वहां से हट जाए, अदर जो लाइफ है अर्थ में, वह उनके ऊपर बहुत सारा क्या आ जाएगा, बहुत सारे संकट आ जाएंगे। तो समताप मंडल की हम बात कर रहे थे और समताप मंडल में आपको याद रखना है कि टेम्परेचर जो है अब वह बढ़ने लगेगा और बढ़ करके वह लगभग 0 डिग्री तक आ जाएगा। मतलब या जो हमारा -60 डिग्री पहुंच चुका था, अब वह टेम्परेचर बढ़ करके 0 डिग्री तक आएगा। और इसकी जो हाइट है यदि उसकी बात करें तो यह लगभग 50 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो डायग्राम होगा या ग्राफ होगा वो मैं खींच देता हूं। यह हमारा 0 डिग्री आ गया और इसे हम इस तरह से बढ़ा देते हैं, यह 50 किलोमीटर और यह 0 डिग्री। यह पहुंच गए हम समताप मंडल पर। अब समताप मंडल के बाद एक और मंडल पड़ेगा, उसके लिए हमें फिर से क्या लेना पड़ेगा, पॉज लेना पड़ेगा। तो इसे स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है और 50 किलोमीटर तक की आपको वहां पर हाइट मिलेगी। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे लेयर की ओर, मीसोस्फियर। उसके पहले स्ट्रेटोस्फियर की कुछ और डिटेल्स। स्ट्रेटोस्फियर में पहली बात तो मैंने आपको बताया कि ओजोन रहेगी। ओजोन के अलावा वहां पर आप देखेंगे
कि क्योंकि वहां बादल का जो फिनोमिना है वह नहीं होता, वह ट्रोपोस्फियर में ही होता है, तो स्ट्रेटोस्फियर वायुयान को उड़ने में बहुत सहायक होते हैं। वहां पर बादलों का बनना नहीं होता, इसलिए वायुयान आसानी से वहां पर फ्लाई कर सकते हैं। तो स्ट्रेटोस्फियर में ही आपको क्या दिखेगा, वायुयान उड़ते हुए दिखेंगे। अब हम बढ़ेंगे अपनी तीसरी लेयर मीसोस्फियर की ओर। मीसोस्फियर जो होगा यह एक और इंपॉर्टेंट लेयर है। अब ओजोन वहां से हट चुकी है और अब फिर से क्या होने लगेगी, टेम्परेचर में गिरावट आने लगेगी, तापमान में कमी होने लगेगी। तो अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे मीसोस्फियर में। तो अब 0 डिग्री से तापमान घट करके पूरा आप बोल सकते हैं कि लगभग 100 डिग्री -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है क्योंकि यह लेयर सबसे ठंडी कोल्डेस्ट लेयर होती है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर की, सबसे ठंडी लेयर होती है। सब टेम्परेचर फिर से घट करके -100 डिग्री तक यहाँ पहुंच जाता है। तो हम इसकी जो लाइन है वह बना लेते हैं। तो लगभग यह टेम्परेचर इस 100 डिग्री के आसपास, मैं यहां तक इसको बना लेता हूं। तो ये हो जाएगा हमारा। तो उसके बाद आती है हमारी चौथी लेयर जिसे हम थर्मोस्फियर का नाम देते हैं। थर्मोस्फियर अगेन आपको नाम से ही क्लियर है, थर्म वर्ड छुपा हुआ है जिसका मतलब भी होता है कि हीट या ताप से संबंधित है। तो टेम्परेचर फिर से यहाँ पर बढ़ने लगेगा और अब जो है वह टेम्परेचर में कहीं पर भी क्या नहीं होगा, कमी नहीं आएगी। टेम्परेचर जो है वो अब हमेशा बढ़ता जाएगा। लेकिन थर्मोस्फियर 2 भागों में बटा हुआ है। एक है आपका आयनोस्फियर, आयन मंडल जिसे आप कहते हैं, और आखिरी में होता है एक्सोस्फियर, बाह्य मंडल जिसे आप कहते हैं। तो आयनोस्फियर की जो हाइट है वह लगभग 80 से 400 किलोमीटर की ओर तक रहती है। मतलब हम इसे फिर से बनाएं तो 80 से 400 किलोमीटर में अब टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगेगा, -40 से -20 के बीच लगभग। और उसके बाद फिर से एक्सोस्फियर में अब टेम्परेचर और भी बढ़ने लग जाएगा। तो हम यहाँ पर बनाएंगे हमारा जो चौथा लेयर था, ठीक है, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के साथ में। तो हम थर्मोस्फीयर को एक साथ यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा। इस तरह से इसे बनाया जाए तो 400 किलोमीटर तक तो आपको क्या दिखेगा, आयनोस्फीयर दिखेगा, और 400 किलोमीटर के बाद यह बन जाता है एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल। इसका मतलब ये हुआ कि 400 किलोमीटर के बाद, मतलब 80 से 400 किलोमीटर के बीच जो आयन मंडल हमें दिख रहा है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आयन का मतलब आप समझते होंगे, किसी चार्ज्ड पार्टिकल से इसका अर्थ लगाया जा सकता है। आयन जो होते हैं वह चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। तो इस संस्तर पर चार्ज्ड पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, और इन चार्ज्ड पार्टिकल्स के कारण ही वहां पर क्या होता है, रेडियो सिग्नल, जो हम रेडियो सिग्नल यहाँ से जमीन से ऊपर की ओर भेजते हैं, वह टेलीकास्ट हो पाता है। यदि यह आयन मंडल यहाँ ना हो तो वह रेडियो सिग्नल टेलीकास्ट में दिक्कत आएगी, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में दिक्कत हमें आएगी। तो इसका भी एक अपना इंपॉर्टेंस है हमारे ह्यूमन लाइफ पर भी, और कम्युनिकेशन पर, खास करके संचार की जो व्यवस्था है उस पर इसका रोल बहुत ज्यादा है। बात करते हैं एक्सोस्फीयर की। 400 किलोमीटर के बाद जो वहां पर टेम्परेचर होगा वह लगातार बढ़ता जाएगा, लेकिन वहां पर उपस्थित यदि कोई व्यक्ति या कोई हम जाते हैं वहां पर, तो वहां पर हमें उस टेम्परेचर राइज को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कारण है कि वहां पर दाब जो है, प्रेशर जो है वह उतना हाई नहीं होता, जिसके कारण हमें उतना अधिक तापमान वहां पर पता नहीं चल पाता। तो एक्सोस्फीयर में अब तापमान बढ़ता चलेगा और हाइट भी अब बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि 5 जो हमारे लेयर्स थे एटमॉस्फेयर के, उनके बारे में हमने जानकारी ली। इंपॉर्टेंट है ये आपका जो डायग्राम था, यहां से आपको पता चलता है कि कौन सी लेयर कितने किलोमीटर हाइट पर होगी और उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव होगा। पहले टेम्परेचर थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर में हमने देखा कि टेम्परेचर में कमी आएगी, स्ट्रेटो में ओजोन के कारण बढ़ेगा,
फिर मीसो में सबसे कम हो जाएगा, फिर थर्मोस्फीयर में आने के बाद फिर से टेम्परेचर में राइज होगा और अब वह कमी नहीं होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि विभिन्न जो हमारे लेयर्स थे एटमॉस्फेयर के वह कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी गैसें होती है, और एटमॉस्फेयर की यह जानकारी आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम इसी ज्योग्राफी के कुछ और टॉपिक को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।